अस्सलाम वालेकुम डेली रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था, तो आगे की गारंटी मैं नहीं दे सकती, लेकिन पढ़ के पता चलेगा। तो नावल का नाम आप लोग को लास्ट पर पता चल जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया के नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अलार्म की चीखती चिंगारती आवाज़ इसकी समातों से टकरा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो तकिए में सर दिए सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसको सोते हुए उठाना इस कदर मुश्किल था जैसे भैंस को पानी से निकालना। उठ जा मेरी माँ, या तुम्हें उठाने के लिए पंजाब पुलिस बुलवानी पड़ेगी। 7 बज गए हैं, कॉलेज जाने का इरादा नहीं है, यहाँ बेड पर ही डिग्री हासिल करने हैं। इसकी बड़ी आपा माहीन उर्फ माही ने कंबल इसके ऊपर से ज़बरदस्ती खींचते हुए डबट कर कहा, साथ ही अलार्म को भी बंद किया। माही आप ही प्लीज सोने थे, बहुत नींद आ रही है। एक तो आप सुबह सुबह किसी खौफनाक सास माँ का रूप धार लेती हैं। प्रीशा ने रूहान सी शक्ल बनाकर कंबल दोबारा चेहरे पर करते हुए कहा था, बहुत सो लिया, चलो उठो अब जल्दी से और कॉलेज जाने की तैयारी करो, वरना मैं असली वाली सास बन जाऊंगी, दिन में तारे दिखा दूंगी। माही आप ही के खतरनाक तेवर देखते हुए परीशा को न चाहते हुए भी नींद को खैराबाद कहना पड़ा और जमाए लेते हुए उठकर वॉशरूम में घुस गई। अल्लाह माफ़ करे, कितना शौक चढ़ा हुआ है सास के घर जाने का। वॉशरूम में घुसते हुए माही आपी की आवाज़ परीशा के कानों से टकराई तो उसने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी रोकी और वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में गोया हुई थी, माही आपी आपको कोई शौक नहीं है सास के घर जाने का। परीशा ने दरवाजे से मुंह निकाल कर कहा, जल्दी से अंदर घुस कर दरवाजे बंद कर लिया था। उड़ती हुई चप्पल आकर दरवाजे से टकराई थी, लेकिन इससे पहले परीशा दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। परीशा बहनों में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। माहीन आपा सबसे बड़ी और सायरा इनसे छोटी थी। इनका कोई भाई नहीं था। माँ बाप के गुजरने के बाद माहीन आपा ने ही सबको माँ बनकर पाला था। इनके साथ इनके दादा अब्बू भी बरामदे में चारपाई डाले, हर आने जाने में को बहुत हाँ याद है मुझे, एक पीरियड मिस भी हो गया तो क़यामत नहीं आ जाएगी। परीशा ने कमरे में घुसे हुए लापरवाही से जवाब दिया। नूर भी इसके पीछे ही घुस गई थी। कुछ देर बाद वो तैयारी करके कमरे से निकली तो दादाजी ये सामने बैठे खोजती नजरों से इन्हें देख रहे थे। कौन हो तुम लोग, मेरे घर में क्या कर रहे हो? दादाजी ने अपनी लाठी को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। परीशा और नूर ने एक ठंडी आवर थे एक दूसरे की तरफ देखा। लगता है दादाजी की बिनाई और नज़र के साथ याददाश्त भी चली गई है। नूर ने परीशा की तरफ देखते हुए कहा था, दादाजी मैं परीशा हूँ। परीशा ने दादाजी के कान के बिल्कुल करीब जाकर बुलंद आवाज़ में अपना तारुफ करवाया, लेकिन दादाजी ठहरे बहरे परीशा को कुछ और ही बना दिया। कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चलो निकलो यहाँ से चोर कहीं की। दादाजी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से घूरते हुए वॉल्यूम फुल करके जवाब दिया और अपनी दोनों जेबों को मजबूती से पकड़ लिया। परीशा ने माथे पर हाथ रखा। दादाजी पैसे नहीं परीशा हूँ। उसने एक बार फिर आवाज़ थोड़ी बुलंद करके कान के करीब जाकर कहा, अच्छा पतीसे नहीं पुत्र, मुझे शुगर है, मैं पतीसा नहीं खा सकता, आप लोग खाएं। दादाजी ने बड़े इत्मीनान से नफी में सर हिलाया था। परीशा की शक्ल होने वाली हो गई थी। अल्लाह करे कोई बहरा भी ना हो। परीशा ने रूहान सी शक्ल बनाते हुए अपनी दोस्त नूर की तरफ देखा जो इसके साथ ही खड़ी थी। एक तो दादाजी की बिनाई कमज़ोर, ऊपर से सुनाई भी कम देता था। नूर ने हमदर्दी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, दवाई कहाँ है मेरी दवाई? दादाजी एक बार फिर चारपाई पर इधर उधर हाथ मारते हुए घोया हुए थे। ये दादाजी हर बार गलत ट्रेन की पकड़ लेते हैं, नूर ने हंसते हुए पूछा था। तुम दोनों जा रही हो या मैं कुछ और कर आऊँ? किचन से माही आपी की आवाज़ में लिपटी सुनाई दी थी। तो वो दोनों कमान से निकले थे, एक तरह घर से निकले थे और दादाजी भी अभी तक चारपाई पर इधर उधर हाथ मारते हुए मुसलसल दवाई तलाश कर रहे थे। अहमद मुराद को ढूंढते हुए ऐलान की तरफ आया था तो उसको कुर्सी पर किसी मुर्दा बिल्ली की तरह पड़े देखकर हैरान हुआ, लेकिन थोड़ा करीब जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली आसमान को तक रही थी। तब जाकर से तसल्ली हुई। शुक्र है, वरना मैं तो समझ रहा था तो रूह परवास कर गई। अहमद ने दिल पर हाथ रखते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। अहमद मुराद का दोस्त और कज़न था जो इसके हर दुख सुख का साथी था, क्योंकि सुख तो इसने कभी देखा नहीं था। 6 भाइयों का सबसे छोटा और इकलौता नालायक होने के सबब हमेशा इज्जत अफजाई करवाता रहता था। बेला होने के साथ साथ वो अक्सर थकी हुई शायरी करके लोगों को मजीद थकाने में पेश रहता था। अहमद के तंज पर वो टिस से मिस न हुआ। खैरियत है, उदास क्यों है और मुंह मुर्दा छिपकली की तरह क्यों बनाया हुआ है? अहमद ने इस बार थोड़ा संजीदा लहजे में दरियाफ्त किया। जनवरी और फरवरी हमेशा मुझे उदास कर देते हैं। वो लॉन में पड़ी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाया आसमानी नीली चादर पर नजर टकाए उदास लहजे में गोया हुआ था। क्यों? अहमद ने इसकी वीरान आंखों में झांकते हुए हैरत से गोया हुआ। क्योंकि जनवरी मेरी पहली मोहब्बत मुझे छोड़ के चली गई थी। वो करब से गोया हुआ और फिर खामोशी छा गई। अहमद को इस पर बेइंतहा तरस आया। बहुत अफसोस हुआ। और फरवरी? अहमद ने कुछ ना समझते हुए सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। फरवरी में मेरी दूसरी मोहब्बत अपने शोहर को प्यारी हो गई थी। इस बार इसके उदास लहजे पर अहमद ने तब कर इसकी तरफ देखा था। तो मार्च और अप्रैल के लिए कोई नहीं मिली अभी तक? अहमद ने तपिश लहजे में इसकी तरफ देखते हुए तंज़ अंदाज में सवाल किया।
نہیں یار، اب محبت نہ ہوگی دوبارہ، میں اپنے حصے کی 10 سے 12 محبتیں کر چکا ہوں۔ اس نے ایک سردار پردے بھرے اطمینان سے جواب دیا۔ 10 سے 12؟ احمد نے دیدے پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا۔ ہاں، شاید ایک دو ہند سے اوپر نیچے ہو جائیں۔ اس نے احمد کی طرف دیکھ کر بڑے اعتماد سے جواب دیا اور پھر سر کو کرسی کے پشت ٹکا کر اپنی آنکھیں آسمان کی طرف ٹکا لیں۔ بڑی چائنا ٹائپ کی محبت ہے جو ایک ماں بھی نہیں چلتی، احمد نے حیرت سے کہا تھا۔ لڑکیاں میری طرف اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتی جس نظر سے سلمان اور شاہ رخ کو دیکھتی ہیں؟ اچھا خاصا منہ متھے لگتا ہوں، پھر بھی مجھے دیکھتے ہی ہر لڑکی مجھے بھائی کیوں بول دیتی ہے؟ کیا میری پیشانی پر بھائی لکھا ہوا ہے؟ اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے سوالی نظر سے احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیونکہ ہر لڑکی تمہارے اندر اپنا بھائی نظر آتا ہے مراد بھائی، اور سوری، میرا مطلب ہے مراد بھائی، احمد نے میسنی سی ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ احمد، میں مراد ہو کر بے مراد کیوں ہوں؟ اس کے لہجے میں طرب تھی، درد تھا، اذیت تھی، کیونکہ تو مراد نہیں نامراد ہے اور نامراد بے مراد ہی رہتے ہیں۔ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ تو مراد نے شعلہ اگلتی نظروں سے احمد کی طرف دیکھا۔ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر احمد نے فوری جوتوں کو ہاتھ مارا اور بھاگنے کی تیاری میں تھا کہ مراد کے پنجے اسے دبو چکے تھے۔ پھر پورے گھر میں احمد کی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آج کالج میں ایک بڑے پیمانے پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں بڑے بڑے شعراء کے ساتھ کچھ مقامی شعراء کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس لیے پریشا آج روٹین سے ہٹ کر پوری تیاری کے ساتھ سج کر آئی تھی، کیونکہ اس کو ادب سے بڑا لگاؤ تھا اور وہ ادیبوں کا بڑا ادب کرتی تھی اور ہمیشہ کی طرح نور اس کے ساتھ چمٹی پھر رہی تھی۔ جلدی چلو یار، ورنہ تقریب ختم ہو جائے گی۔ پریشا تیزی سے چلتی ہوئی نور سے مخاطب تھی، لیکن جیسے ہی ہال کی طرف مڑی سامنے سے آتے ہوئے ایک انجان شخص سے ٹکرا گئی۔ اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا؟ پریشا اپنی پیشانی مسلتے ہوئے غصے سے چلائی تھی۔ تم نے ماری انٹری، دل میں بجی گھنٹی، آرے ٹن ٹن ٹن۔ وہ اجنبی اس کی بات کا برا منائے بغیر پریشا کو بڑی عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بے سرے انداز میں گویا ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پریشا نے جھنجھلائے ہوئے کہا۔ نور نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ سوری میڈم، یہ بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے کیونکہ آپ کو دیکھتے ہی میرے دل میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، وہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے نا، بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اس نے ندیدوں کی طرح دیدے پھاڑ کر پریشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا منہ توڑ دوں گی لڑکی کہیں کہ تم ہو کون؟ پریشا نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ مراد ہوں جو ایک عرصے سے اپنی صحتی کی تلاش میں تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ اس نے شاعرانہ انداز میں سر کو خم دیتے ہوئے ہلکی سی مسکان ہونٹوں کو سجائے جواب دیا۔ تمہاری تلاش ختم نہیں ہوئی بلکہ اب تمہاری لاش بھی ختم ہو جائے گی۔ شرم نہیں آتی اپنی عمر دیکھیں؟ وقت پر شادی ہو جاتی تو میری عمر کی تمہاری جتنی بیٹی ہوتی، ٹھڑکی کہیں کہ۔ پریشا نے دھمکی میں اس لہجے میں کہتے ہوئے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ مراد کو جواب دیتا، کالج کے پرنسپل وہاں آن دھمکے تھے۔ ویلکم مسٹر مراد، آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی؟ یہاں کے حالات سے بے خبر پرنسپل نے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ بہت شکریہ سر، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے اس ناچیز کو اتنی بڑی تقریب میں مدعو کیا۔ مراد نے بھی جوابی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا، جبکہ پریشا اور نور حیرت سے پرنسپل اور مراد کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو آپ کی شاعری اور آپ کی آواز کا بہت بڑا فین ہوں۔ پرنسپل کی بات سن کر پریشا اور نور کا ماتھا ٹھٹکا تھا، جو اب جواب میں مراد نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ پریشا بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پرنسپل نے سوالے نظروں سے پریشا کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں سر، وہ تو بس میں ایسے ہی یہاں سے گزر رہی تھی تو سر سے ملاقات ہوگی۔ پریشا نے جبری مسکراہٹوں کو سجائے جواب دیا اور فوری وہاں سے کھسک گئی۔ مراد اسے جاتا ہوا دیکھ کر کسا مسکرا پڑا۔ کیا سوچ رہی ہو پریشا؟ نور نے اس کی سوچوں میں گم دیکھ کر تھپ سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ چونک گئی تھی اور ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھامے آرام سے کھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ میاں کی بہن سے آرام سے نہیں بیٹھ سکتی کیا؟ تڑا نکال دیا میرا، اللہ معاف کرے، میں سمجھی زنجلا آ گیا ہے۔ پریشا نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ضرورت سے زیادہ طاقتور نور کو شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے خاطر گھر سے ہوں، تمہاری طرح منہ چوہی کی طرح نہیں ہے، ایک چپاتی 2 وقت میں کھاتی ہو تو پھر دل بھی تو چوہی کی طرح ہی ہوگا نا۔ نور نے بھی بڑے پرسکون انداز میں اس کو لتاڑا تھا۔ گول گپے کھا کھا کے تم خود بھی گول گپا ہو گئی ہو، پریشا نے کلس کر جواب دیا۔ اچھا اب بکو مت، یہ بتاؤ اس قدر کس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ نور نے اس کے طنز کو ہوا میں اڑاتے ہوئے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نامراد شاعری کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کمبخت، شاعری تو اچھی کرتا ہے، پریشا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ ٹھڑکی۔ شاید تم اس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ حیرت سے نور کی طرف دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ وہ ہیلو، میں بس سوچ رہی ہوں تمہاری ضرورت سے زیادہ باہر نکلے ہوئے ڈیلے کچھ زیادہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ پریشا نے فوری اس کو ڈپٹ دیا تھا۔ یہ جو کچھ زیادہ ہوتا ہے نا بچوں، یہ سوچنے سے ہی ہوتا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں سوچو گے، پھر آہستہ آہستہ کچھ ہونے لگے گا، اور پھر جب کچھ ہونے لگے گا نا تو چین وین سب ٹوٹ جاتا ہے، اور جب چین وین کھو جاتا ہے تو پھر ایک ہی آواز آتی ہے۔
तरफ तरफ के इस दिल से आह निकलती रही। नूर ने अपनी बेसुरी आवाज़ में गाते हुए कहा था, हाँ तो होने तो जो होता है, तुम्हें क्या? परीक्षा ने लापरवाही से जवाब दिया। इसकी उम्र देखी है, तुमसे कम से कम 10 साल बड़ा होगा। उन्होंने जैसे इसको डराया था। तुम इतनी मेहनत किस लिए कर रही हो? कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया इस पर? प्रीशा ने शाह की नज़रों से उसकी तरफ देखकर टूटते हुए लहजे में सवाल किया था। दफा दूर मुझे वो ठड़की शायद एक अंक नहीं पाया। उन्होंने नहुत भरे अंदाज में कहते हुए हाथ में पकड़ी चिप्स के पैकेट से एक चिप्स उठाकर मुंह में डाली थी। क्या पता दूसरी आंख से भाग जाए। परीक्षा ने जैसे इसको छेड़ा था। मुझे माफ़ करो बीबी, ये शायर अदीब तुम्हें ही पसंद, मेरा तो दूर दूर तक अदब से कोई वास्ता नहीं। नूर ने उठते हुए कहा था, हाँ बेअदब लोगों का अदब से क्या वास्ता? और तुम्हारी मोहब्बत गोलगप्पे, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, बिरयानी और पता नहीं क्या क्या है। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम दुनिया में पैदा ही खाने के लिए हुई हो। और देख लेना, तुम्हारी शादी भी किसी डिलीवरी बॉय से होगी ताकि तुम इस बेचारे से सारी ज़िंदगी मुफ्त पिज़्ज़ा मंगा कर खाती रहो। परीक्षा ने हंसते हुए मज़ीद छेड़खानी की तो नूर ने शोला बाज नज़रों से इसकी तरफ देखा था। मिस परीक्षा, खबरदार मेरे और मेरे खाने के दरमियान आने की कोशिश की तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। नूर इसको तंबिया करती हुए कमरे से निकल गई थी और परीक्षा सोफे पर पड़ी हंसती ही जा रही थी। अहमद, एक राज की बात बताऊं? मुराद ने अहमद की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा। अहमद जब मोबाइल पर गेम खेल रहा था, मुराद की बात सुनकर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई राज कभी राज रह सकता है, क्योंकि तुम खुद ही सब कुछ बता देते हो। खैर बताओ क्या बात है? अहमद ने ना चाहते हुए भी सुनने का इरादा किया, क्योंकि वो जानता था कि इसका मना किया अभी तो वो ज़बरदस्ती बता देगा। मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। मुराद की बात सुनकर भी अहमद के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसने कुछ भी जवाब देने की बजाय दोबारा से गेम खेलना शुरू कर दी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद मुराद ने झंझलाते हुए पूछा था। क्योंकि मैं तुम्हारे इस राज का बोझ नहीं उठा सकता। तुम्हें तो आए दिन किसी न किसी से मोहब्बत होती रहती है। कोई ऐसी बात बताओ जो वाकई राज हो। अहमद ने इसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। इस बार मैं वाकई संजीदा हूँ। मुझे वो लड़की वाकई बहुत अच्छी लगी है और मैं शादी करूँगा, इसी से करूँगा, वरना कमारा मर जाऊँगा। मुराद ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। अच्छा वो कौन है बदकिस्मत जो तुम्हारी 12वीं या शायद 13वीं मोहब्बत है? अहमद ने तंज़ी अंदाज में दरियाफ्त किया था। परीक्षा। मुराद इसका नाम लेते हुए मुस्कुराए थे। इसकी बातचीत जैसे खुशी से खिल उठी थी। अब ये मोहतरमा कौन और कहाँ रहती है? इनका कुछ तारुफ भी करवाते ताकि मुझे भी समझने में आसानी हो। अहमद ने उलझन भरे अंदाज में पूछा था। मैं नहीं जानता कौन है, कहाँ रहती है, बस इसको कुछ दिन कबल कॉलेज में मुशायरे की दावत पर गया था तो वहीं इसको देखा। उफ क्या जालिम! बड़ी बड़ी आंखें थी, नागिन की तरह बरखा तेल, लंबे बाल और वो हिरनी जैसी चाल, बांसुरी की मीठी कोक जैसी तरन्नुम सी आवाज़। वो बात करते करते कहीं खो सा गया था। मेरे भाई वापस आ जाए, इतना तारुफ काफ़ी है। नाम के अलावा तुम्हें कुछ भी पता नहीं है इस बारे में। वो तुम्हें जानती है ना, मोहब्बत करती है, तो फिर किस हिसाब से तू इसके लिए कवारा बनने के ख्वाब देख रहा है? हो सकता है वो पहले से मंगनीशुदा या शादीशुदा हो। अहमद ने इसको हाथ से पकड़ कर हिलाते हुए कहा था। तुम्हारी सिर्फ शक्ल ही मनहूस नहीं है, तुम बातें भी मनहूसों वाली ही करते हो। मैं नहीं मानता कि वो शादीशुदा या मंगनीशुदा है। मुराद ने फौरी बुरा मुंह बनाते हुए जवाब दिया था। तुम्हारे ना मानने से कौन सा हकीकत बदल जाएगी? अहमद ने जवाब दिया। कुछ कर मेरे भाई, अम्मी से बात कर, इनको किसी तरह मना ले, वरना तेरा तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई मुराद इसके इश्क में मुब्तला होकर बर्बाद हो जाएगा। मुराद ने जज्बाती अंदाज में इसके दोनों हाथ को थामते हुए मजबूती से जकड़ कर इल्तिजा की थी। वो तो तुमसे शादी करके भी बर्बाद ही होना है। और दूसरी बात, मैं किस हिसाब से वालदा को मनाऊं, क्योंकि ना तो ये कन्फर्म है कि वो लड़की कहाँ रहती है और ना तुमसे मोहब्बत करती है, ये भी नहीं पता। अहमद ने हाथ छुड़वाते हुए पूछा था। वो मैं पता लगा लूँगा, तुम बस अम्मी को मना लो। मुराद ने तसल्ली से जवाब दिया था। और वालदा जो तुम्हारी गुमनाम खाला को जुबान दी हुई है, इसका क्या? अहमद की बात सुनकर एकदम से बेजार हो गया था। देख मेरे भाई, मैंने ना इसको देखा ना जानता हूँ। अल्लाह जाने कौन है, पता नहीं अम्मी ने कहाँ से बहन निकाल ली है। मैंने तो आज तक वो खाला भी नहीं देखी जिसको अम्मी ने जुबान दी हुई है। और मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे कर लूँ जिसको मैं जानता नहीं? मुराद ने रोहान से शक्ल बनाकर कहा था। और जिस कल से शादी करने के तो ख्वाब देख रहा है, तो इसको कब से जानता है? अम्मी की बात सुनकर वह एकदम से उछ रहा था। वालदा हाथ में सालन नहलाने वाला चम्मच पकड़े कमर पर हाथ रखे गजब नाक मोड़ लिए मुराद की तरफ देख रही थी। अम्मी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुराद ने लड़खड़ाती जुबान से मुश्किल इतना ही कहा था। खबरदार कुछ भी कहा तो चम्मच मार कर तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मैंने सब सुन लिया है, इसलिए अब तो तैयारी कर, मैं जल्दी तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारी खाला के घर जा रही हूँ। माँ ने इसकी एक ना सुनते हुए हुक्म सादिर किया और वहाँ से दोबारा किचन की
दरवाजे की तरफ निकल गई थी। अम्मी मेरी बात तो सुने और बोलता रह गया, लेकिन इसकी बात को ज़रा बराबर भी अहमियत न दी गई। तो उसने बेचारगी से अहमद की तरफ देखा। अम्मी ने तो सारा मसला ही हल कर दिया। अहमद ने कंधे उठाते हुए आराम से जवाब दिया, तो वो भी पाँव पर रखता हुआ बाहर निकल गया। परीक्षा जैसे ही कोने से बाहर निकली, गेट की एक तरफ खड़े मुराद को देखकर हैरान रह गई। साथ खड़ी नूर ने हंसते हुए से अपना भारी कंधा दे मारा था। देखो तेरा ठरकी शायर, नूर ने परीक्षा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अपनी बाइक का तनकीदी नजरों से जायजा ले रहा था, जैसे इसमें कुछ खराबी हो गई हो। बको मत मोटी ठरकी होगा तुम्हारा बाप, परीक्षा ने तंग कर जवाब दिया था। आप तो वही है ना मुराद शायर है ना, सॉरी मेरा मतलब था मुराद शामी नामी शायर है ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? परीक्षा इसके करीब जाते हुए गोया हुई थी। इसने यूँ जाहिर किया जैसे परीक्षा को अचानक देखा हो। अरे आप परीक्षा है ना, मुराद ने जानने नज़रों से इसको देखते हुए पूछा था। जी मैं ही हूँ परीक्षा ने आराम से जवाब दिया। जानम सुन जरा पल के तो उठा। मुराद इसकी आंखों में देखते हुए धीरे से गुनगुनाया था, क्या बक रहे हैं आप? परीक्षा ने घबरा कर इर्द गिर्द देखते हुए कहा, जबकि नूर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। पागल, ये इसका बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। भूल गई। नूर ने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, जो मुराद ने वाज़ा तौर पर सुना था। माफ़ कीजिएगा, आपके हुस्न की ताब न लाते हुए मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और ये बैकग्राउंड म्यूजिक चलना शुरू हो गया, जिसको रोकना मेरे बस में नहीं है। मुराद ने घबरा कर अपनी सफाई पेश की। परीक्षा को तो पहली बार इसकी हालत पर ज़रा भी हालत पर हंसी आई थी। वैसे आप शुरू से पागल हैं या भी हुए हैं? परीक्षा ने हल्की सी हंसी हंसते हुए पूछा था। बस आपको देखकर हो जाता हूँ, मुराद ने भी इसे देखते हुए जवाब दिया। अच्छा तो यहाँ क्या कर रहे हैं? परीक्षा ने जानबूझकर मौजू बदला। वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तो बाइक में कुछ खराबी आ गई, तो बस मैं ही देख रहा था, मुराद ने जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा तो खराबी दूर होगी? परीक्षा ने सवारी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ जी, वो तो आपको देखते ही दूर होगी, मुराद ने दांतों की नुमाइश करते हुए जवाब दिया। मतलब खराबी बाइक में नहीं, तुम्हारे दिल में थी? परीक्षा ने बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। सारी खराबियाँ दिल से ही तो शुरू होती हैं, मुराद ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं? परीक्षा ने मशवरा दिया था। जी बस इसी डॉक्टर की तलाश में हूँ, अब देखिए वो तलाश कब और कहाँ ख़त्म होती है। मुराद के जवाब पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। चलिए अब खराबी दूर होगी है तो आप भी जाएं, हम भी जा रही हैं क्योंकि हमें देर हो रही है। परीक्षा ने बड़े आराम से कहते हुए नूर पर चलने का इशारा किया। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको छोड़ दूँ? मुराद की पेशकश पर परीक्षा ने पलट कर इसकी तरफ देखा था। हमने खुद कहा कि आपको देर हो रही है। मुराद ने इसको खामोश देखकर मजीद कहा, पता है पेट्रोल कितना महंगा है? परीक्षा ने जैसे बावर करवाया था कि बात आ जाओ। मुल्क के आधे पेट्रोल पंप तो खिदमत खल्क करने वालों की वजह से चल रहे हैं, जितना भी महंगा हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है? मुराद ने कंधे उठाते हुए जवाब दिया। अच्छा चलो मैं फिर तुम्हारे खलूस को देखते तुम्हारी पेशकश कबूल करती। परीक्षा ने हामी भर दी तो वो फ़ौरन बाइक पर बैठ के इसको स्टार्ट किया और इसकी एक तरफ एक नज़र देखते हुए बैठ गई थी, जबकि इस दौरान हक्का बक्का खड़ी नूर इन दोनों की तरफ देख रही थी। लेकिन मैं, नूर ने बारी बारी दोनों को देखते हुए पूछा था। माफ़ कीजिएगा मैडम, ये बाइक आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आप कोई रिक्शा करवा लें। मुराद ने नूर का जायजा लेते हुए इत्मीनान से जवाब दिया और बाइक को आगे बढ़ा दिया। मनहूस हो मुझे यहाँ छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। नूर इनको जाते हुए देखकर बड़बड़ाई थी। परीक्षा आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी? परीक्षा जैसे कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकली, माही आपकी कन्या हुक्मनामा सुनकर हैरान है कि लेकिन क्यों भाभी? परीक्षा ने हैरत से पूछा। क्योंकि आज खाला तुम्हारा रिश्ता देखने आ रही है। माही आपी ने तो जैसे परीक्षा की जाने निकाल दी थी। मेरा रिश्ता और कौन सी खाला आपी, आप होश में तो हैं? अभी आप खुद कवारी घूम रही हैं और सायरा आपी की भी अभी बस मंगनी हुई है, तो बीच में मेरा रिश्ता कहाँ से आ गया? परीक्षा ने एक के साथ कई सवाल सामने रख दिए थे। ज़्यादा मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी शादी कर लूँगी तो अम्मी अब्बा कब्र से उठकर तुम दोनों की शादी करने नहीं आएंगे, और दादाजी को तो अपना होश नहीं है, तुम दोनों की शादी खाक करेंगे और कौन खाला ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। माही आपी ने साथ ही चारपाई पर लेटे दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा था। नहीं पुत्र, मैं इस उम्र में शादी करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? और क़यामत वाले दिन तुम्हारी दादी को क्या मैं दिखाऊंगा? ठीक है मैं अभी जवान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारी दादी से बेवफाई करूँ। परीक्षा के कुछ भी बोलने से पहले दादाजी ने बीच में नई बात खोल के रख दी थी। माही ने दादाजान की तरफ देखकर ठंडी हवा भरी थी। दादाजी मैं आपकी नहीं परीक्षा की शादी की बात कर रही हूँ, माही ने बुलंद आवाज़ में कहा था। पुत्र पैसे की मुझे परवाह नहीं है, ठीक है? अगर तुम लोग जिद कर रहे हो तो मुझे इस शादी पर कोई इतराज़ नहीं है। दादाजी पूरी बात कहाँ समझते थे, सो अपनी ही समझदारी में जो समझ आया समझ कर जवाब दे दिया। कब्र में टांगे हैं और दादाजी को अभी भी शादी करके पड़ी हुई है। माही ने परीक्षा की तरफ देखते हुए कहा। अपने वो गाना नहीं सुना? दिल तो बच्चा है जी। दादा चाहे बूढ़े हो गए हों, लेकिन इनका दिल तो भी बच्चा ही है। परीक्षा ने झिझकते हुए दादाजान की तरफ देखकर कहा था। दिल तो बच्चा है पर अब तुम बच्ची नहीं हो। चलो शाबाश, जल्दी चेंज करो, किचन में चल कर मेरी मदद करवाओ। माही ने डांट कर कहा तो मुँह बसोर कर रह गई। आप भी मुझे नहीं करनी शादी, अब मना कर दे खाला को। परीक्षा ने दो अंदाज में इनकार किया था। मरहूम अम्मा अब्बा ये रिश्ता बचपन में ही तय करके गए थे, तुम क्या चाहती हो मैं अब इनकार कर दूँ? माही आपी ने संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। तो उन्होंने मेरा क्यों तय कर दिया, आपका क्यों नहीं किया? परीक्षा ने रूहानी शक्ल बनाकर पूछा।
क्योंकि बदकिस्मती से तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट हो, इसलिए खाला का दिल तुम पर आ गया। माही ने तीखे लहजे में जवाब दिया। वो बेबसी से सोफे पर ढह गई थी। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? अगर ऐसी कोई बात है तो अभी बता दो, बाद में मेरा मुंह काला न करवाना। माही आपने इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो परीक्षा एकदम बौखला गई थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। परीक्षा ने फौरन जवाब दिया था। खाला आ रहे हैं तो खुद इन्हें इनकार कर देना, क्योंकि मेरे अंदर इन्हें इनकार करने की हिम्मत नहीं है। जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है वो शादी के बाद भी हो सकती है, इनकी तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। माही आप ही तेज लहजे में कहते हुए किचन में चली गई। इधर वो सोफे पर बैठे बेचैनी से पहले बदल कर रह गई थी। क्या बात है, मुंह क्यों बनाया हुआ है? आज कॉलेज नहीं जाना? नूर जहन में दाखिल हुई तो पुरीशी को सोफे पर गुम बैठे देख कर हैरत से गोया हुई थी। आज मेरी कोई गुमनाम खाला मेरा रिश्ता देखने आ रही है। प्रीशा ने बुरी से शक्ल बनाते हुए जवाब दिया। है सच्ची तुम्हारी शादी हो रही है? नूर तो जैसे खुशी से उछल पड़ी थी। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मेरी नहीं तुम्हारी शादी हो रही है, प्रीशा ने सलग कर कहा था। तुम किस लिए इतना सिलक रही हो? क्या बात है, कहीं इस नामुराद पर सच्ची में दिल तो नहीं आ गया जो किसी और से शादी हुई हो मुंह फुलाए बैठी हो? नूर ने इसकी दुखती रुख पर हाथ रख दिया था। तुम अपनी फजूल बकवास बंद करो कि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। नूर ने तब का जवाब दिया। हाय मतलब चोट दिल पर लगी है? नूर ने हंसते हुए कहा। लेकिन प्रीशा बस घूर कर रह गई थी। अगर मुझे कहीं और नामुराद मिल गया तो मैं इसे रोककर दुनिया जहाँ का दर्द अपने लहजे में समोकर इसके सामने हाथ जोड़कर कहूँगी। मुराद तुम अपनी सेहती को उठाकर क्यों नहीं रह जाते? इसके तो भाई भी नहीं है जो तुम्हारा पीछा करेंगे। नूर ने किसी फिल्मी अदाकारा की तरह डायलॉग बोलते हुए कहा, फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तुम खुद ही इस नामुराद और लड़की आशिक के साथ भाग जाना, प्रीशा ने तंग कर जवाब दिया। हाय नूर, सदके जाए वो हामी तो घर है, मैं तो भागने के लिए तैयार हूँ। अच्छा खासा हैंडसम है। हाँ 2-4 साल बड़ा है तो क्या हुआ? नूर ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। तो प्रीशा जल भुन गई थी। हालांकि तुम्हारी सेहत भागने वाली नहीं है, प्रीशा ने तंजिया वार किया था। अल्लाह बख्शे तुम्हारी दादी भी किसी हूर की तरह खूबसूरत थी। दादाजी ने एक बार फिर दरमियान अपने टांग घसीटना मुनासिब समझा था। दादाजी अब हूरें आपको जन्नत में ही मिलेंगी, नूर ने हंसते हुए कहा था। अब क्या करूं, तुम बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रीशा ने मासूम शक्ल बनाकर पूछा था। फिक्र ना कर, जरा आने दे इस खाला को, मैं भी इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि खुद ही जवाब देकर भाग जाएगा। नूर ने भी अपना बैग सामने टेबल पर रखते हुए कहा। खुद साथ वाले सोफे पर बैठ गई थी। हालांकि सोफा इसके इस अंदाज बैठने पर मोहतरस हुआ था, लेकिन नूर को इसकी ज़रा परवाह नहीं थी। तुम सच कह रही हो? प्रीशा ने खुश होकर पूछा। हाँ बस तुम देखती जाओ मैं करती क्या हूँ, उन्होंने एक आंख दबाकर कहा। तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हाय मेरा प्यारा गोलगप्पा, प्रीशा ने इसके दोनों गालों को पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा था। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, फिर वहाँ सब प्लान बनाते हैं। नूर ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तो वो दोनों यूं ही हाथ पकड़े प्रीशा के रूम की तरफ बढ़ गई। माही की खाला की आमद हो चुकी था। बस अब इस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद थे। इसके साथ इनकी बड़ी भाभी, इसका खालाजाद और एक और दोस्त मौजूद था जो इस वक्त मशहूर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, जबकि परेशान और इस वक्त अपने कमरे में दुबकी बैठी थी। अरे भाई, हमारी बेटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। खाला ने मशरूब का एक और मुंह में ढेलते हुए सवालिया नज़रों से माही की तरफ देखते हुए पूछा। दरअसल वो शर्मा रही है, अंदर अपने दोस्त के साथ है, मैं भी बुला कर आती हूँ। माही ने होंठ मुस्कुराहट से सजाए कहा। सजाए जवाब दिया और इसके बाद परीक्षा को आवाज़ दी। गुड़िया ज़रा बाहर आना, देखो कौन आया है। माही ने आवाज़ दी तो खाला के साथ बैठे इनके बेटे ने बेचैनी से पहलू बदला था। मुराद अभी भी वक्त है, भाग जा, तुम्हारी जगह मैं शादी कर दूंगा। अब दोस्त के लिए इतना तो कर सकता हूँ। अमन इसके कान में सरगोशी करते हुए पेशकश की थी। बकवास ना कर वरना यही तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मुराद ने तीखे लहजे में जवाब दिया। कुछ देर बाद प्रीशा नूर के साथ छोटे छोटे कदम उठाती ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, लेकिन इसकी नज़र जैसे मुराद पर पड़ी तो वो दोनों एकदम चौंक गए थे, जबकि मुराद भी प्रीशा को देखकर उछल पड़ा था। तो बेख्तियार प्रीशा के मुंह से निकला था। क्या मतलब तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? मुराद की बड़ी भाभी ने हैरत से इनकी तरफ देखते हुए पूछा था। नहीं, वो बस इनको कॉलेज में एक मुशायरे में देखा था, नूर ने फौरी जवाब दिया। मुराद के चेहरे पर छाई उदासी एकदम से खुशी में बदल गई थी। अच्छा तो मुराद भाई शायरी भी करते हैं? माही ने हैरत से इसकी तरफ देखा। जी बहुत फजूल है, अहमद ने फौरी जवाब दिया। मुराद ने गुस्सैली नज़रों से अहमद की तरफ देखा था। क्या मतलब? माही ने हैरत से पूछा। मेरा मतलब है बहुत कूल शायरी करते हैं, अहमद ने फौरन पेंतरा बदला था। आओ बेटा बैठो इधर मेरे पास। खाला ने प्रीशा को देखते हुए प्यार से अपने पास बैठने का इशारा किया तो धीरे से चलती हुई इनके पास बैठ गई। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि खाला कहाँ से आ गई, तो मैं बताती हूँ। आपकी वादा मेरी छोटी बहन थी और हम दोनों का आपस में बहुत प्यार था, लेकिन जब छोटी ने घर वालों की मर्ज़ी की बजाय अपनी मर्ज़ी से आपके पापा से शादी कर ली तो सब बड़ों ने इनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और हमें इनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर मैंने भी चुप चुप इनसे मिलने आती थी। तब जब परीक्षा पैदा हुई तो मैं वहीं थी। तब तुम्हारी मामा ने मुझसे वादा किया था कि परीक्षा आपकी बेटी बनेगी, लेकिन बदकिस्मती से वो ये दिन देखने के लिए हमारे दरमियान नहीं है। मुराद की वालदा बात करते हुए आखिर में
गमज़दा हो गई थी। मुराद, तुम्हारी ये मोटी साली मेरी तरफ क्यों देख रही है? अहमद ने धूप निकलते मुराद के कान में सरगोशी की थी। कुर्बानी से पहले अपने बकरे को देख रही है। दूसरी बात, ये मेरी साली नहीं है, परीक्षा की दोस्त है। मुराद ने भी जवाब इस सरगोशी की थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने दुपट्टा का तीनों की तरफ एक नज़र देखते हुए पूछा था। तुम इसकी आंखों में छुपे जज्बात को नहीं पढ़ रहे हो? कैसे तुम्हारी तरफ देख रही है? अहमद ने इसकी तरफ देखा तो एकदम घबरा गया। माफ़ करना भाई, मैं इसके जज्बात का वज़न नहीं उड़ा सकता। अहमद ने एक बार फिर मुंह इसके कान के करीब करके जवाब दिया था। तुम दोनों क्या गुस्सा गुस्सा कर रहे हो? वालदा की आवाज़ पर वो दोनों गड़बड़ा गए थे। वो कुछ नहीं मामा, बस मैं ऐसे ही कह रहे थे कि आपकी बहू बहुत प्यारी है। मुराद ने फौरन जवाब दिया तो सब खिलखिला बहस पड़े थे। इधर माही प्रीशा की आंखों के बदलते तासरात देख हैरान हो रही थी, क्योंकि अब जो चमक इसके चेहरे पर थी उसके लिए हैरान कौन थी। मुराद और इसकी मामा के जानने के बाद जब प्रीशा ने माही आपी को अपने और मुराद के बारे में सच बताया तो बहुत हैरान होने के साथ खुश भी हुई। कुछ देर कबल वो मुरझाई सी लग रही थी, लेकिन अब जैसे खिल उठी थी। कुछ अर्सा बाद प्रीशा और मुराद बुराई थी और वो दोनों बाकायदा रिश्ता बस दबाज में मुंसलिक हो गए थे। सायरा और प्रीशा की शादी के बाद माही आपी और दादाजी अकेले रह गए थे, इसलिए मुराद की मामा ने जिद करके इनको अपने साथ ही रख लिया था और इनका भी एक अच्छी जगह रिश्ता तय कर दिया। लेकिन इस दौरान नूर और अहमद एक दूसरे के इश्क में गोटे गोटे पागल हो चुके थे और अहमद इसके जज्बात का बोझ उठाने के लिए हर तैयार था। खत्म शुद्ध। चलिए रीडर्स, ये था नावल जानम सुनजरा। इसके राइटर हैं मोहम्मद वसीम बलोच। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो नावल रोमांटिक हो, मार धाड़ वाला हो, रिवेंज बेस, किडनैपिंग बेस हो। थोड़ा इस तरह का भी कूल सा सॉफ्ट सा नावल पढ़ना चाहिए। मुझे तो अच्छा लगा, नॉर्मल सा नावल था, स्वीट सी लव स्टोरी थी और ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आएगा। तो आप लोग पहले नावल को थोड़ा 3 से 4 पेजेस या 5 से 6 पेजेस से पढ़ लिया करें या सुन लिया करें, फिर नावल को छोड़ा करें अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता तो कल मैं आप लोग के लिए लॉन्ग नावल लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। और अगर अपनी मर्ज़ी का कोई नावल पढ़ना चाहते हैं, राइटर ने वो नावल है, मैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।